हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं एक नई मज़ेदार चटपटी कहानी के साथ, जो कि सस्पेंस से भरपूर होगी। क्योंकि इस कहानी में रोमांस के साथ साथ पुनर्जन्म के थ्रिल का तड़का भी होगा। और साथ में होगी बहुत सारी मस्ती, प्यार, मोहब्बत, डर, धोखा, तड़प, पागलपन और ना जाने क्या क्या। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। पहला दृश्य। ओए छोरी, पानी भरने चलेगी? एक औरत ने पूछा। ना, आज ना आऊंगी, कुंवर सा आ रहे से। उन्हें देखे बगैर तो मैं कतई न जाऊंगी। एक 20-22 साल की लड़की ने कहा। वो औरत सिर हिलाकर चली गई। उस लड़की ने ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए थे, माथे पर घूंघट डाला हुआ था और खूबसूरत सा दामन पहन रखा था। तभी वहां से एक सवारी निकली। वो लड़की बहुत खुश होकर सवारी की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में किसी से मिलने की बेताबी साफ झलक रही थी। सवारी उसके पास आकर रुकी और सबसे पहले शाही घोड़े से एक 25-26 साल का लड़का उतरकर उसके पास चला आया। कैसी हो? उस लड़के ने पूछा। उसने भी ट्रेडिशनल कुर्ता और धोती पहन रखी थी, साथ ही गले और हाथों में भारी सोने के गहने भी पहन रखे थे। बस कुंवर सा आपको देख ली तो एकदम मस्त हो गई, उस लड़की ने शर्माते हुए कहा। ठीक है, अब चलो, इससे पहले कोई आए। घोड़ी पर चढ़कर बैठ जाओ और चलो घूमने चलते हैं। उस लड़की ने हाँ में सिर हिलाया। इधर उधर कोई गांव वाला नहीं है। ये देखकर कुंवर शाह की मदद से वो घोड़े पर चढ़ गई। उसके पीछे कुंवर शाह भी घोड़ी पर चढ़ गए और उसे अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए उन्होंने घोड़े की लगाम थाम ली। फिर दोनों ही आगे चल दिए। पीछे आई सवारी जिसमें सैनिक वगैरह थे, वो लोग वहीं रुक गए। दूसरा दृश्य। आप हमारे ब्याह की बात करने वाले हैं ना? उस लड़की ने पूछा, जिसकी गोद में सिर रखकर कुंवर सा लेटे हुए थे। वे लोग एक खूबसूरत सी झील के पास हरी घास पर बैठे थे। पास ही एक पहाड़ी थी और एक शिवजी का मंदिर। हम जल्द से जल्द महल में पिताश्री से कहकर ऐलान करवा देंगे कि हम आपसे ब्याह कर रहे हैं। फिर ऐसे सबसे छुपकर नहीं, पूरे गांव के सामने पूरे सम्मान से आपको ले जाएंगे। कुंवर शाह ने उसके लंबे बालों में वहां गिरे सफेद मोगरे के फूल को लगाते हुए कहा। वो लड़की शर्मा गई। तीसरा दृश्य। एक रणभूमि नजर आ रही थी। साए साए कर हवाएं उड़ रही थी और साथ ही धूल को भी उड़ा रही थी। रेत का तूफान आया हुआ था जैसे। तूफान के थम जाने पर सब कुछ शांत हुआ। वहां रेत एक जगह सेटल हो गई और तब दिखे वो शव। पूरा रणभूमि खून से सना हुआ था। हर जगह सैनिकों की लाशें बिछी हुई थी। कहीं पर किसी का धड़ कटा हुआ था तो कहीं किसी के पेट से खून की धारा बहकर सूख भी चुकी थी। वहीं कुंवर शाह का भी बेजान शरीर पड़ा हुआ था, पर उसमें सांसें चल रही थी। उनका मुंह पूरा खून से सना हुआ था। बहुत ही हिम्मत और मेहनत कर वे खड़े हुए तो उनके सामने एक घोड़ा आया। घोड़े पर उसी लड़की को बंदी बनाकर बैठाया गया था। उस लड़की के सिर से भी खून की धारा बह रही थी। उस लड़की की आंखों से आंसुओं की भी धारा बह रही थी, पर दोनों मजबूर थे। वहीं उस घोड़े पर उस लड़की के पीछे एक आदमी ने अट्टहास किया। देखा कुंवर सा, हमने अपना वादा निभाया। पर वो इससे आगे कुछ बोलता कि वो लड़की उतर गई। उसने चाकू से अपने हाथ खोलने की कोशिश की, इसलिए उसकी कलाइयों में से खून बह रहा था, पर उसके हाथ खुल चुके थे। उसने मुंह पर से कपड़ा हटाया और जोर से चीख कर बोली, नहीं अधंसा, आपका वादा हम इस जन्म में तो क्या, किसी जन्म में पूरा नहीं होने देंगे। अगर हम कुंवर सा के ना हो सके तो किसी के नहीं रहेंगे। अपने हाथ में रखा चाकू उसने अपने पेट में मार लिया और बोली, कुंवर सा, अगले जन्म में भी आपका पनघट पर ही इंतजार करेंगे। और उसने एक और वार अपने पेट पर कर दिया और वहीं लड़खड़ाकर गिर गई और मर गई। अदंत घोड़े पर बैठा लड़का। उसने देखा, फिर कहा, पागल लड़की, खैर बदला तो पूरा हुआ हमारा, कहकर वो घोड़े की लगाम खींच दूसरी ओर चल दिया। वहीं कुंवर सा जोर से चीख पड़े, देविका, और वो भी वहीं मर गए।
उस रेगिस्तान में भी तेज बारिश होने लगी। उस झील किनारे शिवजी के मंदिर की घंटियां जोरों से बजने लगी। देविका, और एक बार और चीख कर वो लड़का अपने बिस्तर पर उठ बैठा। उसने आसपास देखा तो अपने कमरे में ही था। कमरा पूरा सामान्य था, कोई रणभूमि नहीं। एक साफ सुथरा सफ़ेद रंग का कमरा जिसमें ज़रूरत के सामान व्यवस्थित ढंग से रखे हुए थे। भाई यार, कसम से अब तो इस पूरी दुनिया की देविका नाम की लड़कियों को किडनैप कर दूंगा मैं। साला हर रोज़ एक ही नाम लेकर उठता है तू। एक दूसरे लड़के ने कमरे के अटैच्ड बाथरूम से बाहर आते हुए कहा। यार, पर उस लड़के ने कहना शुरू किया था कि दूसरे लड़के ने हाथ दिखाकर रोक लिया और बोला, नहीं सुनना मुझे तेरा वही रोज का। एक लड़की किसी कुंवर सा से मिलती है, दोनों प्रेम लीला करते हैं, फिर रणभूमि में सब मर जाते हैं किसी अदंत को छोड़कर। तू ये सब छोड़ और बता, प्रेजेंटेशन तैयार है ना? आज इंटरनेशनल कंपनी के साथ डील है। उस लड़के ने बिना इंटरेस्ट के सिर हिला दिया और बाथरूम में घुस गया। क्या होगा भगवान इस विहान का, कहकर वो दूसरा लड़का कार्तिक कमरे से बाहर जाकर रसोई घर में घुसकर ब्रेकफास्ट बनाने लगा। कुछ समय बाद कृतिक और विहान दोनों ही एक गाड़ी लेकर निकल पड़े। अपनी कंपनी कपूर एंड सन्स में पहुंचकर दोनों अपने कैबिन में चले गए। विहान कंपनी का सीईओ था और कार्तिक मैनेजर। विहान ने फ़ोन कर अपनी पर्सनल असिस्टेंट लीना को अंदर बुलाया और पूछा कि मीटिंग्स कब से हैं। लीना ने जवाब दिया, सर 12 बजे है। तब तक मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, कार्तिक के सिवाय कोई केबिन में नहीं आना चाहिए। ओके सर, कहकर लीना चली गई। ये विहान की रोज की आदत थी। जब भी वो कंपनी में फ्री रहता तब अकेले समय बिताता। अपने केबिन के एक लॉकर में से पेंटिंग का सामान निकाल वो अपने सपने की पेंटिंग करने लगता। उसे कभी किसी का चेहरा तो नजर नहीं आता, पर हर जगह को वो पेंट करता। उसमें से उसने दो खास पेंटिंग्स अलग कर बचा कर रखी हुई थी। एक थी उस रणभूमि की, वो पूरी रेत से भरी रणभूमि जिसमें कई लाशें पड़ी होती हैं। वहीं दूसरी थी उस झील किनारे की, वो पहाड़ी शिवजी का मंदिर, वो झील, पहाड़ी से गिरता झरना, आसपास उड़ती तितलियां, वृक्षों से होती फूलों की बरसात, पेड़ों पर बैठे रंग बिरंगे पक्षी। उसने आज भी अपना लॉकर खोला और उसमें से उन दो पेंटिंग्स को निकाला। दोनों ही तस्वीर बहुत ही जीवंत लग रही थी, जैसे अभी इन तस्वीरों की चीज़ें बाहर असल में आ जाएंगी। विहान ने दोनों पेंटिंग्स को देखा, फिर रख दिया और एक खाली कैनवास लेकर बैठ गया और उस पर एक लड़की का चित्र बनाने लगा। चेहरा धुंधला था, पर बाकी की तस्वीर उसने परफेक्ट बनाई थी। ट्रेडिशनल कपड़ों में सजी लड़की, पैरों में छन छन करती पायल, कमर बंद से कमर को ढका हुआ, हाथों की खनखन करती चूड़ियां, माथे पर घूंघट डाला हुआ जिसमें से आधा मांग टीका नजर आ रहा था। नीचे उसने प्यार से लिख दिया देविका, फिर कैनवास अंदर रख। उसने अपने लॉकर को लॉक किया और अपना कोट पहन वो बाहर निकल गया। वहीं दूसरी तरफ लॉस एंजिल्स, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बेबी, और कितनी देर, नीचे की मंजिल से एक 27-28 साल की लड़की ने ऊपर देखते हुए चिल्लाकर कहा, मम्मा जस्ट 5 मोर मिनट्स। ऊपर से एक स्वीट छोटी सी बच्ची की आवाज़ आई, वैशु हम पहले से लेट हैं बच्चा, अपनी बस मिस कर दोगी तुम। आई एम हियर मम्मा, कहकर एक छोटी बच्ची अपने रेड चेक स्कर्ट और वाइट शर्ट की स्कूल यूनिफॉर्म में, बालों की दो बोनी किए, सीढ़ियों से नीचे आई। उसकी पीठ पर उसका मिक्की माउस वाला बैग लटक रहा था। एट लास्ट प्रिंसेस गॉट रेडी, चलो जल्दी। यस मम्मा, कहकर दोनों माँ बेटी एक गाड़ी में बैठकर निकल पड़े। रास्ते में एक बस स्टॉप पर गाड़ी रोककर बस में वैशाली को बिठाकर वो लड़की गाड़ी में बैठकर बस की उल्टी दिशा में चल पड़ी। वो गाड़ी एक बिल्डिंग के सामने आकर रुकी। बिल्डिंग पर लिखा हुआ था लॉस एंजिल्स कम्युनिटी हॉस्पिटल। उस लड़की ने गाड़ी पार्क की और उसमें से अपना एप्रिन पहन और अपना स्टेथोस्कोप लेकर वो अस्पताल में दाखिल हो गई। रास्ते में मिलती नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ वगैरह सब उसे गुड मॉर्निंग मैम विश कर रहे थे और वो भी पलके झपकाकर गुड मॉर्निंग विश करती जा रही थी। वो सबसे पहले अपने केबिन में अंदर चली गई। उसने अपना पर्स वहीं टेबल पर रख दिया। टेबल पर एक प्लेट पड़ी हुई थी,
डॉक्टर अनन्या कार्डियोलॉजिस्ट एमडी मेडिसिन। उसने अपना पर्स टेबल पर पटका, फिर बालों का जूड़ा बनाया और प्लेट की ओर देखकर बोली, अपने नाम से मोहब्बत हो जाती है जब उसके पीछे सरनेम नहीं लगी होती। फिर अपना सिर झटक अनन्या केबिन से बाहर गई और एक स्पेशल वार्ड में दाखिल हो गई। ये उसका हर रोज़ का काम था। पहले अपने केबिन में जाकर 2 पल चैन से, फिर इस स्पेशल वार्ड में आने के बाद ही दूसरे पेशेंट को चेक करने जाती वो स्पेशल वार्ड के अंदर गई। अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से अलग और ठंडा था। वहाँ एक बेड पर एक आदमी मशीनों से घिरा हुआ था। उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। अनन्या ने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ उसे देखा, फिर बोली, मुझे तबाह करने चले थे ना मिस्टर आदर्श। देख लो, खुद ऑक्सीजन के सहारे पड़े हो। जी तो करता है गला दबाकर मार दूं, पर नहीं, तड़पाऊंगी तुम्हें। ना जीने दूंगी और ना ही मरने। फिर एक फीकी मुस्कान के साथ उसने एक नर्स को बुला लिया और आदर्श की हालत के बारे में उससे डिस्कस कर वो बाहर चली गई अपनी ड्यूटी निभाने। शाम के वक्त वो डे केयर चली गई वैशाली को लाने। फिर दोनों घर आ गए। कैसा दिन था? अमेजिंग मम्मा, गुड। और उसका गाल चूमकर अनन्या ने कपड़े चेंज किए और किचन में खाना बनाने ही चली थी कि डोरबेल बजी। उसने जाकर दरवाज़ा खोला तो पड़ोस की शीला आंटी थी, साथ ही उनका 5 साल का बेटा निसर्ग। योर्स दैट लिटिल स्टूपिड गर्ल, शी बीटेड माई सन अगेन। अनन्या ने नीचे निसर्ग की ओर देखा तो उसकी आंख सूजी हुई थी और हाथ में प्लास्टर लगा हुआ था। आई एम सॉरी। वाट सॉरी? तुम में संस्कार नहीं है, पर उसे तो दे दो कुछ। पर आगे की बात उनकी कट ही गई थी क्योंकि अनन्या ने दरवाज़ा बंद कर दिया था। फिर उसने वैशाली को नीचे बुलाया और उससे पूछा तो वैशाली ने भड़क कर कहा, मम्मा वो निसर्ग का बच्चा, उसने आपको गाली दी और बोल रहा था कि मैं एक कैरेक्टरलेस लड़की की बेटी हूँ। मेरा पायरा हाई होना ही था ना। उसकी हिम्मत कैसे हुई आपके बारे में बोलने की? ज़रूर वो शीला आंटी ही सिखाई होंगी सब, इंडिया की जो हैं। ना जाने ये इंडिया वाले आपके पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गए हैं। इधर बाकी सबको तो कोई फ़र्क नहीं। मुझसे गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ इसलिए मैंने उसकी सुताई कर दी। ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस हाथ तोड़ा। अनन्या ने मुस्कुराकर सिर ना में हिला दिया, फिर उसका सिर से हिलाकर चली गई। वो किचन में आकर सोच रही थी, अच्छा है कम से कम वैशु वैसी बेवकूफ़ तो नहीं है जैसी मैं कभी हुआ करती थी। पूरा कॉरिडोर शांति से भरा हुआ था, एक पत्ता तक नहीं हिल रहा था। तभी सामने का एक बड़ा सा दरवाज़ा खुला और उसमें से विहान और कार्तिक बाहर आए। उनके बगल में एक और आदमी कोट पहने हुए था। पीछे से भी कुछ सूट बूट वाले आदमी बाहर चले आए। वे लोग जस्ट मीटिंग ख़त्म कर कॉन्फ्रेंस रूम में से बाहर आ रहे थे। थोड़ा आगे जाकर वे लोग रुक गए और वो आदमी जो विहान और कार्तिक के साथ था उसने कहा, वेल मिस्टर विहान, इट वॉज रियली ग्रेट मीटिंग यू। उम्मीद है अब आपसे जल्द फिर से हमारी कंपनी में मुलाकात होगी। विहान ने उनके साथ हाथ मिलाया और श्योर मिस्टर खुराना कहकर मुस्कुराकर चला गया। अपने केबिन में आकर विहान ने अपना कोट निकालकर अपनी चेयर पर टांग दिया और शर्ट का ऊपर का एक बटन खोल गहरी सांस लेकर चेयर पर बैठ गया। काफ़ी लंबी चली ना मीटिंग? कार्तिक ने अंदर आते हुए कहा। अपनी आंखें बंद रखे हुए ही विहान ने जवाब दिया, पर अच्छा ही हुआ ना, डील फाइनल हो गई। बस अब उनके साथ पूरा प्लान डिस्कस कर लें और इसके लिए हम घूमेंगे लॉस एंजल्स। अपने हाथों से प्लेन बनाते हुए कार्तिक ने कहा। विहान ने अचानक से आंख खोल दी। इनकी मेन कंपनी लॉस एंजल्स में है? विहान ने पूछा तो कार्तिक ने नासमझी सा मुंह बनाकर हाँ कह दिया। विहान किसी गहरी सोच में घूम गया था तो कार्तिक ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? विहान ने कुछ सोचते हुए सिर हिला दिया और बोला, नहीं कुछ नहीं। कार्तिक कंधे उचकाकर रह गया तो फिर विहान ने अपनी सोच में से बाहर आते हुए कहा, वैसे आज की पेंटिंग्स तो देख ले। कार्तिक ने एकदम से सिर तेजी से ना में हिलाया और बोला, नहीं नहीं मेरे भाई, बिल्कुल भी नहीं। मुझे नहीं देखना वही खून से सने हुए रणभूमि और खूबसूरत सी पहाड़ी और झील को। मैं पक गया यार। तब तक विहान ने लॉकर में से देविका की पेंटिंग निकाल दी और कार्तिक के मुंह के आगे कर दी। कार्तिक ने एकदम से आंखें बंद कर दी, पर फिर कुछ हलचल ना होने पर उसने आंखें खोली तो उसके मुंह के सामने अभी भी पेंटिंग थी ही।
उसने मुंह बिगाड़ कर पेंटिंग देखी और देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। ये क्या है? मतलब कौन है? मतलब भाई, मैं तो तुझे शरीफ समझता था, पर तू तो। विहान ने चिढ़कर उसके मुंह पर एक हल्का सा मारा, फिर बोला, मैं शरीफ ही हूँ नालायक। ये बस देवी का है। कृतिक ने मुंह गोल कर बोला। ओ, फिर कुछ सोचते हुए कृतिक बोला, पर तूने इसका चेहरा ऐसा धुंधला सा क्यों बनाया है? मतलब सांचे में ढला हुआ और सजा हुआ तन बनाया तो मुंह से क्या दुश्मनी भाई? विहान ने पेंटिंग अपनी ओर घुमाई, फिर बोला, इसमें चेहरा ही तो है जो मुझे भरना है। हैं? कहकर कार्तिक ने सिर हिलाया और बोला, बस मुझे तो उसी दिन का इंतजार है जब मैं तुझे आगरा छोड़ाऊं। फिर विहान के सिर के बाल सहलाकर कार्तिक चला गया। विहान ने अपनी आंखों को गोल घुमाया और पेंटिंग पर एक बार प्यार से हाथ फिराकर उसे लॉकर में रख दिया। वहीं दूसरी तरफ लॉस एंजिल्स में अपने घर पर अनन्या अपने फ्रिज में कुछ ढूंढ रही थी कि वैशाली उसके पास दौड़ते हुए आई। माँ, क्या ढूंढ रही हैं आप? अनन्या ने अपना ध्यान फ्रिज में से नहीं हटाया और बिना वैशाली की तरफ देखे ही बोली, बेटा, मैंने वेफल खरीद कर रखी थी, अभी खाने का मन है तो उसे ही ढूंढ रही थी। वैशाली ने अपनी छोटी सी जीभ दांतों तले काटी और आई लव यू मम्मा कहकर भाग गई। अनन्या ने बिना उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिए कहा, लव यू टू बच्चा, और फिर से अपनी वेफल ढूंढने लगी। पर 2 मिनट बाद वो सीधी हुई और उसने 1 मिनट बेवजह तो वैश्यू आई लव यू कहती नहीं। फिर कुछ सोचकर उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो बोली, वेफल मैं अपने लिए लाई थी वैशाली, हमेशा तुम मेरी चीज़ें भी खा जाती हो। वहीं ऊपर अपने कमरे में वैशाली ने जल्दी से एक पिलो लिया और अपना मुंह उसके नीचे छिपा दिया। अनन्या सीढ़ियाँ चढ़ने लगी थी और साथ ही साथ बोल भी रही थी कि आज तो वैश्यु गई तुम। हमेशा सिखाया है कि मेरे लिए जो लाया करूं उसे मत खाया करो, पर नहीं, अपना खाना भी अधूरा छोड़कर तुम्हें मेरा ही खाना है। वो आगे कुछ बोलती कि उसकी पैंट में रखे हुए फ़ोन की घंटी बजने लगी। उसने चिढ़कर बिना नंबर देके कॉल उठा लिया। हेलो, सामने से सिर्फ हल्की सिसकियों की आवाज़ आई। माँ? अनन्या ने भी हल्की सी आवाज़ में कहा। सामने उसकी माँ फूट फूट कर रो पड़ी और बोली, बेटा, आज तक तुझे किसी बात के लिए फोर्स नहीं किया। हम जानते हैं कि तुम भारत कभी नहीं लौटना चाहती, पर तुम्हारे पापा की आखिरी ख्वाहिश है तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को देखने की। पिछले 5 साल से हम सब तरस गए हैं तुम्हें देखने के लिए। हम जानते तक नहीं कि तेरा बेटा है या बेटी। प्लीज़ बेटा, अपने बाप के लिए आ जा, ताकि वो सुकून से अपना देह त्याग सके। आ जाना बेटा। अब तो उनकी हिचकियाँ भी बन चुकी थी। मैं आ रही हूँ माँ, अनन्या ने हल्के से कहा और फ़ोन काट दिया। आज शायद सारा गुस्सा एक बेटी के आगे हार गया। अपने माँ बाप के लिए उसने तय कर लिया कि जहाँ वो बदनाम और बर्बाद हुई थी, फिर वहीं कदम रखेगी। फिर बोझिल कदमों से वैशाली के कमरे में गई और बोली, बेटा, अपना सामान पैक कर लेना, हम इंडिया जा रहे हैं। पीछे से वैशाली का मुंह भी हैरानी से भर गया। जिस जगह से मम्मा को सख्त नफरत है, वही मम्मा जाने को कह रही है। हे भगवान, मम्मा के साथ कुछ गलत ना होने देना। अपने नन्हे हाथों को जोड़कर उसने कहा। लॉस एंजिल्स में शाम का वक्त था जब अनन्या एक हाथ से अपना सामान पकड़े और दूसरे हाथ से वैशाली का हाथ पकड़े एयरपोर्ट पर खड़ी थी। चेक इन करने के बाद वो वेटिंग रूम में आ चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ विहान और कार्तिक ने लॉस एंजिल्स में लैंड कर लिया था। वैशाली को वॉशरूम यूज़ करना था, इसलिए अनन्या उसे वहां लेकर गई। वैशाली को अंदर भेज वो बाहर खड़ी रही कि बगल वाले जेंट्स वॉशरूम से विहान बाहर आया। विहान का ध्यान अपने हाथों को पोंछने पर था और अनन्या तो दूसरी ही दुनिया में खोई हुई थी, इसलिए दोनों आपस में टकरा गए। आई एम सॉरी, विहान ने कहा और नजरें उठाकर अनन्या को देखा। अनन्या का चेहरा देखकर ही उसे अचानक से कुछ हो गया और उसका सिर चकरा गया। उसे ऐसा लगने लगा जैसे आसपास का सब घूमने लगा हो। वो गिरने ही वाला था कि एकदम से संभल गया। उसने सामने देखा तो अनन्या घबराई हुई उसे ही देख रही थी। उसने खुद का सिर झटका और फिर एक बार सॉरी बोल चला गया। वैशाली भी आ गई थी, इसलिए अनन्या भी बिना ज़्यादा समझे चली गई। पर कुछ तो हुआ था। विहान बार बार मुड़कर पीछे देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो वो अपना बहुत कुछ कीमती पीछे छोड़ आया हो।
वहीं उत्तर भारत के एक राज्य में एक पहाड़ी पर स्थित शिव जी के मंदिर की घंटियों ने अपने आप ही शोर मचाना शुरू कर दिया। वहां के पुजारी जी दौड़ते हुए मंदिर में आए और बोले, लगता है जैसे साक्षात शिव पार्वती की मुलाकात पर ही ये घंटियां शोर मचा रही हों। अनन्या वैशाली को लेकर भारत पहुंच चुकी थी। एयरपोर्ट पर अपना कदम रख उसने गहरी सांस ली थी, जैसे सालों बाद अपने वतन की हवा को जी रही हो। फिर वैशाली का हाथ पकड़ वो सीधी कैब कर अपने घर की ओर निकल गई। घर पर पहुंची तो देखा कि उसके मामी, मामा, चाचा और चाची वहां मौजूद थे। वैशाली भी सबको टुकुर टुकुर घूरने में व्यस्त थी और पता नहीं था कि घर पर मम्मा नहीं मिलेगी। चलती हूँ कहकर अनन्या ने अपने हाथ जोड़ दिए और वैशाली का हाथ पकड़कर चली गई। उसने तो घर की दहलीज पर भी पैर नहीं रखा था। मम्मा, कौन थे वे सब? वैशाली ने अनन्या को देखते हुए कहा, जो कैब में सीट से सिर टिकाए आंखें बंद कर बैठी थी। बेटा, अभी आप कुछ और करो। अभी मम्मा को थोड़ा आराम चाहिए, फिर बात करते हैं। अनन्या ने बंद आंखों को खोले बगैर कहा। वैशाली फिर खिड़की से बाहर देखने लगी। उसने कभी भी अपनी माँ को ऐसी उदासी में घिरा हुआ तो नहीं देखा था। कुछ देर बाद कैब अस्पताल के आगे रुकी और अनन्या पैसे देकर वैशाली के साथ अंदर दाखिल हो गई। नीचे से पूछकर वो ऊपर अपने पापा के वार्ड के आगे आ गई। उसकी माँ उसे वहीं बेंच पर बैठी दिख रही थी। एक बूंद आंसू उनकी आंखों से लुढ़क कर गाल से होते हुए गर्दन पर चला गया। आखिर पूरे 5 साल बाद देख रही थी अपनी माँ को। पहले से ज्यादा दुबली पतली हो गई थी उसकी माँ। उन्होंने भी अनन्या को देखा तो रुक न सकी और उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अनन्या की भी पलकें भीगती चली गई। उन आंसुओं में गिले शिकवे, शिकायतें, मजबूरियां सब बह गया। फिर उसकी माँ ने वैशाली को देखा और उसे भी प्यार से गले लगा लिया। वैशाली को सब अजीब तो लग रहा था, पर सबसे ज्यादा उसे अनन्या के आंसू कचोट रहे थे। अनन्या फिर माँ को इशारा कर वैशाली को लेकर वार्ड में अंदर चली गई। उसके पापा को देखकर वो एक बार फिर रो पड़ी। मशीनों से घिरे, काफी दुबले पतले से। उसके पापा ने धीरे से आंखें खोली और उसके माथे पर हाथ रखा और वैशाली के माथे पर हाथ रखा। फिर हल्की धीमी आवाज में कहा, बेटा, हमेशा याद रखना मैं तेरे साथ ही हूँ। और उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। अगले दिन अंतिम संस्कार करके अनन्या अपने होटल आ गई। अपनी माँ के कहने से वैशाली को उसने घर भेज दिया, पर खुद आने से मना कर दिया। रात भर भी वो अस्पताल में रही थी और सुबह से होटल में ठहरी थी। शाम का वक्त हो चला था और उसके पास कुछ करने को था नहीं, तो बेकार के ख्याल करने की जगह उसने टहलना सही लगा। वो घूमते घूमते काफ़ी दूर चली गई और पहाड़ी इलाके में घुस गई। वहाँ की सबसे पहली पहाड़ी चढ़कर नीचे खाई की ओर देखने लगी कि उसे वहीं से पानी की आवाज़ आई। देखा तो ऊपर से एक झरना गिरकर नीचे एक झील बन गया था। शाम भी ढलने वाली थी, खूबसूरत सा नज़ारा था। वहीं पास एक शिव जी का मंदिर था। वो अंदर दाखिल हुई कि घंटियां अपने आप बजने लगी। उसने आश्चर्य से सब जगह देखा, फिर दर्शन करने लगी और बोली, भगवान, आज तक कभी अपने फैसले पर नहीं डगमगाई, पर आज ऐसा लग रहा था मानो बहुत अंधेरे में जी रही हूँ, मदद कीजिएगा। उसने कहकर अपनी आंखें बंद कर ली कि अचानक उसके सामने लॉस एंजल्स की एयरपोर्ट पर टकराए लड़के विहान का चेहरा आ गया। उसने तुरंत आंखें खोल दी और सिर झटक कर चली गई। पीछे मंदिर में रखी शिवजी की मूर्ति जैसे अनन्या को देखकर ही मुस्कुरा रही थी। वहीं दूसरी तरफ विहान के जहन में से अनन्या जा ही नहीं रही थी। वो बस उसकी आंखें याद कर जैसे उनमें खोता जा रहा था। उसने पूरे रास्ते और पूरी मीटिंग के दौरान खामोशी और ख्यालों की चादर ओढ़ रखी थी। होटल के रूम में पहुंचकर उसने बेख्याली में ही देविका की पेंटिंग उठाई और उसमें वो धुंधला सा चेहरा मिटाकर अनन्या का चेहरा बना दिया। ये क्या हो गया मुझसे? देविका की जगह ये? विहान फिर खुद पर ही आश्चर्य से भर गया था, पर एक बात बहुत गौर करने लायक थी कि उस सांचे से ढले शरीर पर अनन्या का मुखड़ा बहुत ही बेहतरीन तरीके से सूट कर गया था। लगता है आपसे दोबारा मुलाकात तो करनी ही पड़ेगी मिस देविका, कहकर विहान ने चित्रकृतिक को दिखाया तो वो भी उछल पड़ा। ओहो, अब सारी देविका को किडनैप नहीं करना पड़ेगा, अब सिर्फ इसे उठाएंगे, कृतिक ने कहा, पर चेहरा देखकर अंदर से वो भी किसी गहरी सोच में था।
विहान उसे सिर पर मारकर चला गया। दोनों फिर शाम को टहलने निकले थे कि विहान बेख्याली में चला जा रहा था और इसलिए उसकी टक्कर हो गई। ज़्यादा चोट तो नहीं आई थी, पर खून बह रहा था और अस्पताल भी नज़दीक था। तो कृतिक उसे लॉस एंजल्स कम्युनिटी हॉस्पिटल लेकर चला गया। उसकी चोट पर पट्टी होने के बाद वो यूं ही बैठा हुआ था और कृतिक बिल भर रहा था कि ना जाने क्यों वो एक वार्ड की तरफ आकर्षित हुआ और उस ओर चल दिया। वार्ड के पास जाने से पहले बीच में एक डॉक्टर का केबिन आया तो वो झटके से रुक गया। उसने देखा तो केबिन में लॉक लगा हुआ था। उसने बाहर लटकाई प्लेट देखी तो उसमें लिखा था डॉक्टर अनन्या, एमडी मेडिसिन, कार्डियोलॉजिस्ट। उसने ध्यान से नाम को देखा, फिर आगे बढ़ गया और उस वार्ड का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। अंदर का टेम्परेचर बाहर से थोड़ा ठंडा था। ये वही वार्ड था जहां अनन्या हमेशा सुबह अपनी ड्यूटी के पहले आकर आदर्श को देखती थी। अंदर बेड पर मशीनों के बीच लेटे आदर्श को देख विहान चौंक गया और उसका सिर चिकराने लगा। उसने लगने लगा मानो वो किसी और ही जगह पर पहुंच गया हो। उसके आसपास सब कुछ धुंधला गया। वो एक बहुत बड़ा महल था। वहां पर दो शाही बैठक रखे हुए थे और उनमें से एक पर एक इंसान बैठा हुआ था जिसकी सिर्फ पीठ दिख रही थी, और दूसरी बैठक पर एक और इंसान बैठा था जिसका चेहरा बिल्कुल आदर्श से मिलता जुलता था। आदर्श ने टेबल पर से एक शाही गिलास उठाया और बोला, तो कुंवर सा, आज इस वक्त वायु की साक्षी में हम ये वादा करते हैं आपसे कि जल्दी आपकी तबाही करेंगे। फिर चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान के साथ उसने कहा, वो भी आपकी प्रेमिका के सामने। उधर बैठा इंसान गुस्से से भर गया और उसने तेज आवाज में कहा, अदंत सा। पर अदंत आदर्श खड़ा होकर टेढ़ी मुस्कान के साथ चला गया। फिर अचानक से सब गायब हो गया और विहान अदंत कहकर वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी आदर्श का ध्यान रखने वाली नर्स अंदर आई और विहान को वहां गिरा हुआ देखकर चीख उठी। दूसरी तरफ बिल पे कर कार्तिक ने आसपास देखा तो विहान कहीं नहीं दिखा। उसने अपना सिर खुजलाते हुए कहा, अस्पताल भी घूमने की जगह है जो ये चला गया? नहीं, लगता है इस नालायक को एक और देविका मिल गई क्या कहीं। कहाँ रह गया होगा। फिर अपना सिर झटक कर वो आगे बढ़ा। कृतिक विहान को ढूंढ रहा था कि एक वार्ड में से नर्स के चिल्लाने की आवाज़ आई और कृतिक के साथ साथ वहां मौजूद मेडिकल स्टाफ भी वार्ड की ओर दौड़ पड़े। व्हाट हैपेंड? एक वार्ड बॉय ने आकर पूछा। दिस बॉय हियर, हाउ ही रीच्ड हियर एंड गोट इनकॉन्शियस। उस नर्स ने विहान की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसने वार्ड बॉय ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं भी ए पेशेंट। फिर बाकी सब ने मिलकर विहान पर पानी की बूंदें छिड़क दी तो वह होश में आया। कृतिक सबसे माफ़ी मांगते हुए उसे ले गया। नालायक कहीं के, कर क्या रहा था तू? अस्पताल से लेकर होटल के कमरे में पहुंचने तक कृतिक यही पूछे जा रहा था, पर विहान ने जवाब नहीं दिया। उसने चुपचाप अपना लॉकर खोला और उसमें से एक खाली कागज लेकर उस पर चित्रकारी करने लगा। कुछ देर पश्चात उसने चित्र को देखा। उसने हूबहू आदर्श को कागज पर उतारा था। ये तो वही लड़का है ना जो उस वार्ड का पेशेंट था? कार्तिक ने पूछा। विहान ने छोटा सा जवाब दिया। वो सिर्फ पेंटिंग को देखने में व्यस्त था। तू और तेरी चित्रकला, कहकर कार्तिक वहां से चला गया। इसमें कुछ तो मिसिंग है, कहकर विहान ने पेंट ब्रश उठाकर आदर्श के दाएं गाल पर एक काला छोटा सा गोला बनाया और हल्के से बड़बड़ाया, अदंत कुमार। फिर पेंटिंग को देखकर उसने उसे अंदर रख दिया और दूसरी पेंटिंग ली जो कि देविका उर्फ अनन्या की थी। उसने उस चित्र को सीने से लगा लिया और फिर कहा, सिर्फ आपके चित्र के करीबी से ही दिल धड़कने लगता है। मोहब्बत का आगाज या कुछ तो रहस्यमयी कुछ और। पर जो भी हो, जल्द से मिलना है आपसे। फिर चित्र को चूमकर उसने उसे अंदर रख दिया। अनन्या वापस होटल आ चुकी थी। कुछ देर वैशु से फ़ोन पर बात करने के बाद वो लेट गई और ऊपरी दीवार को घूरने लगी। रोज़ तो रात को वैशाली को सुलाते हुए खुद भी सो जाया करती थी, पर आज तो वैशाली थी ही नहीं उसके पास। ऊपर से उसके पापा की मौत, उसका भारत में होना, नींद तो फिर आती कैसे। उसने आसपास नजरें घुमाई। ऐसा लगा मानो पूरा कमरा उसे काटने को दौड़ रहा था। गहरी सांस लेकर उसने आंखें बंद की कि उसे वो दिन याद आ गया जब वो आदर्श से पहली बार मिली थी। लगभग 9 साल पहले। अनन्या 23 की हो चुकी थी और उसकी दादी ने उसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया था।
वैसे तो वो शादी के लिए कतई तैयार नहीं थी और आगे पढ़ना चाहती थी, पर जब उसके पापा की ही बिसात नहीं थी दादी के खिलाफ जाने की, तो वो किस खेत की मूली थी। दादी ने एक जगह रिश्ता तय करवा दिया और आज उसे लड़के वाले देखने आ रहे थे। कुछ ही देर बाद लड़के वाले उनके घर पर आ चुके थे और वो साड़ी में खूबसूरती से सजी हुई थी। कुछ देर बाद जब उसे आगे ले जाया गया तब उसने नजरें उठाकर उस लड़के को देखा था। आदर्श। तब उसे क्या पता था कि दिखने में भोला भाला ये लड़का उसकी जिंदगी तबाह करने वाला था। आदर्श के परिवार वालों की ओर से बस उसके पिता और दो बड़े भाई आए हुए थे। उस वक्त दादी और सबकी रजामंदी के साथ बिना उसकी मर्जी पूछे ही परिवार वालों के बीच सगाई तक निपटा दी गई थी। उसे वैसे तो शादी से कोई तकलीफ नहीं थी, बस वो इतना चाहती थी कि उसके ससुराल वाले उसे आगे पढ़ने दे। आदर्श ने जाते जाते कह दिया कि अगले दिन वो अनन्या से ऐसे ही अकेले में मुलाकात करना चाहता था। अब उसके परिवार वालों के सामने तो सबको हाँ कर देना पड़ा, पर फिर उसकी दादी फट पड़ी। हाय राम, कैसा लड़का है, शादी से पहले लड़की से अकेले मुलाकात करने की बात सब बड़ों के बीच कहता है। दादी ने मुंह बिगाड़ कर कहा तो उसके पिताजी ने कहा, पर माँ, आपने ही लड़के को पसंद किया है और आजकल तो ये आम है। अगले दिन वो सलवार कमीज में तैयार थी, घबराहट तो उसे पूरी हो रही थी। आज पहली बार वो अपने मंगेतर और भावी पति के साथ बाहर अकेले जा रही थी। काफी सपने सजो दिए थे उसने पिछली रात ही। उसकी बड़ी बहन से उसने सुन रखा था कि शादी के बाद सब बदल जाता है, और उसने देखा था कि उसके जीजू कैसे उसकी बहन का ख्याल रखा करते थे। तो मतलब मेरी भी शादी के बाद आदर्श जी मेरा वैसा ख्याल रखेंगे। और उसने शर्मा कर खुद को पीलो से ढक दिया था। वो पिछली रात की यादों में से बाहर आई और एक दफ़ा फिर शर्मा गई। उसने ये तय कर लिया था कि आज वो आदर्श को अपनी कार्डियोलॉजिस्ट बनने के सपने के बारे में भी बता देगी। आदर्श उसे लेने चला आया था। उसका ब्लू शर्ट उसकी ब्लू सलवार के साथ मैच कर गया था। सिंपल सी शर्ट में भी उसे वो सुहावना लग रहा था। वैसे भी बचपन से उसकी माँ से सीखा था उसने कि पति परमेश्वर होता है, तो अब तो आदर्श में ही भगवान की छवि नजर आनी थी उसे। चलें, आदर्श के प्यार से पूछने पर वो हल्के से सिर हिलाकर बाइक पर बैठ गई, पर फिर उसके कंधे पर हाथ रखने से कतराने लगी। इतनी तो हकदार हो, हाथ रख दो कंधे पर, आदर्श ने प्यार से कहा तो उसके चेहरे पर हौले से खूबसूरत सी मुस्कान चली आई और उसने हौले से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। फिर हवा से बातें करते हुए वे लोग घूमने निकल पड़े। आज अपनी सारी संकोच और सारी दुनियादारी को बगल में छोड़ अनन्या ने खुलकर खुली हवा में आदर्श के संग सांसें ली थी। अनन्या ने अपनी आंखें खोल दी, एक बूंद उसके गालों पर लुढ़क गई। कितने सपने दिखाए थे ना उस वक्त आपने मिस्टर आदर्श, पर सारे ही अपने पैरों तले ही रोन चुके थे तुम। आज भी तुम्हारे साथ बिताए उन हसीन पलों को याद करती हूँ तो खुद पर घिन चढ़ जाती है। वैसे शुक्रिया आदर्श, तुमने मुझे मेरे भोलेपन से बाहर निकाल कर असली दुनियादारी जो समझा दी थी। उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी थी और उसके चेहरे के भाव बेहद सख्त हो चुके थे। फिर उसने तुरंत पानी पिया और फोन में से वैशाली की फोटो निकालकर सीने से लगा ली। मेरी बच्ची यही शांत कर सकती है मुझे। फिर उसने वैशाली के फोटो को चूमा और उसे पकड़कर वैसे ही सो गई। लगभग रात के 3 बजे थे जब अनन्या को बेचैनी होने लगी। उसकी आंखें कसी हुई थी और उसने मुठ्ठियां भी चद्दर पर जकड़ ली थी। उसे सपने में दिख रहा था कि एक शिवजी का मंदिर जहां वो लाल घाघरे में खड़ी थी और उसके पास आदर्श खड़ा था, पर बहुत ही पुराने जमाने के ट्रेडिशनल कपड़ों में। वहीं एक तीसरा लड़का भी था जिसका चेहरा उसे काफी धुंधला दिख रहा था। वे लोग आपस में कुछ बतिया रहे थे पर उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक उस आदर्श जैसे दिखने वाले लड़के ने उस दूसरे लड़के का गला पकड़ लिया और खुद अनन्या जैसी दिखने वाली उस लड़की ने आदर्श को तेज थप्पड़ मार दिया। अनन्या हाँफ कर उठ बैठी। मैं तो अपने कमरे में ही हूँ, फिर वो सब क्या था, सपना? पर ऐसा कैसा सपना था? और उस लड़की की शक्ल मुझसे और उस लड़के की शक्ल आदर्श से मिलती थी, पर कपड़े कितने पुराने थे। और वो तीसरा लड़का कौन था? अपने बाल पकड़कर कुछ देर तो वो सोचती रही, पर फिर बुरा सपना मानकर उसने गहरी सांस ली और खुद को संयत कर फिर से सो गई। वहीं दूसरी तरफ विहान बैठा अपना काम कर रहा था। तभी कार्तिक उसके पास चला आया और बोला, कल वापस इंडिया की फ्लाइट है अपनी।
विहान ने बिना इंटरेस्ट दिखाए अपना काम जारी रखते हुए कहा। कृतिक सिलहराकर बड़बड़ाते हुए चला गया। इनसे बात करना मतलब दीवार से बात करना, ना ही सुनेगा ना ही जवाब देगा। उसके जाने के बाद विहान ने वहां पड़ी अपनी फ्लाइट्स की टिकट्स उठाई जो कृतिक वहां टेबल पर छोड़ गया था। इंडिया, यानी मिस देविका से मुलाकात, और वो मुस्कुरा उठा। ब्रो यार, अटक गया तू तो, कृतिक ने फ़ोन में से कहा। वो लॉस एंजल्स में ही रुक गया था क्योंकि दूसरी कंपनी के मैनेजर को डील में कुछ चेंज करने पड़े थे। वहीं वियान इंडिया में आ चुका था पर दिल्ली में अटक गया था। दिल्ली और उसके आसपास इलाकों में अचानक से बम विस्फोट वगैरह होने लगे थे। आतंकवादी घुस चुके थे भारत में। प्रधानमंत्री जी ने इमरजेंसी सिचुएशन लगाकर पूरे नॉर्थ इंडिया में अगले कुछ घंटे बाद लॉकडाउन लगवा दिया था। सड़कों पर सिर्फ आर्मी के जवान घूम रहे थे। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ़्लाइट भी कैंसिल कर दी गई थी और ऐसे में विहान दिल्ली में फंस गया था। तू फिक्र न कर, होटल में स्टे मिल जाएगा, विहान ने कहा। फिलहाल वो एयरपोर्ट पर ही था। सड़क पूरी खाली हो चुकी थी और होटल्स में भी स्टे बंद करवा दिया गया था। सुन, ये सब छोड़, मेरी एक बुआ है, उनके पास चला जा। 15 दिन का लॉकडाउन है, तब तक उधर रेंट पर रह लियो। और विहान को उसकी बात एकदम सही लगी। वो तुरंत उसकी बुआ के घर जा पहुंचा। कृतिक ने अपनी बुआ के साथ बात कर ली थी, इसलिए बुआ जी ने उसका स्वागत किया। बेटा कैसे हो? बुआ जी एक दो बार मिल चुकी थी विहान से, इसलिए उसे पहचानती थी। बस बुआ जी एकदम ठीक हूँ, और देखिए आ गया आपको परेशान करने, विहान ने हंसते हुए कहा। और कुछ देर बाद बातें और चाय निपटाकर बुआ जी ने कहा कि बेटा पास ही फ्लैट है मेरा, पर वहाँ एक लड़की पहले से रह रही है। विहान ने मुस्कुराकर कहा, फिक्र नहीं बुआ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बुआ जी ने अपने फ्लैट वाले नंबर पर कॉल कर लड़की से भी बात कर ली और उसकी रजामंदी के बाद विहान को तुरंत वहाँ के लिए निकाल दिया। उसने फ्लैट पर नॉक किया। थोड़ा अजीब तो था कि 15 दिन किसी अजनबी के साथ एक फ्लैट में, पर अब जो था यही था। एटलीस्ट मरने से तो बेहतर था। सामने जिस लड़की ने दरवाज़ा खोला उसे देखकर तो उसका मुंह पूरा का पूरा खुला रह गया। टू बी कंटिन्यूड। तो दोस्तों, कौन होगी वो लड़की जिसके साथ आने वाले 15 दिन विहान एक फ्लैट में एक छत के नीचे गुजारने वाला है? गेस करके बताइए अपना जवाब।